नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पे आग लगती है और करोड़ों नकदी वहां से मिलती है। ये बात फायर ब्रिगेड कहता है। अब पैसा मिला है, नहीं मिला है, कितना मिला है, इसकी जानकारी कहां तक सामने आ रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी है। तो सर, इस पूरे मुद्दे की जानकारी क्या है? देखिए, इस मुद्दे की जानकारी ये है कि कई कब्रों में कैश मिला। जो आग लगी वो नोटों में लगी, और कुछ आज जैसे कल तक तो ये 15 करोड़ था और आज वो 0 हो गया। और फायर ब्रिगेड ने स्टेटमेंट दे के ये कहा है कि वहाँ से कोई कैश नहीं मिला। अरे अगर 10 दिन पहले आपको वहाँ से कोई कैश नहीं मिला तो क्या कारण था एक हफ्ते तक इस मुद्दे को दबाए रखा? और मैं आपको एक बात बता दूं कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। अब जो सूली चढ़ेंगे, बकरी बली का बकरा बनेंगे, वो फायर ब्रिगेड के वो ऑफिसर बनेंगे जिन्होंने कैश इन्हें दे दिया और इन्होंने वो कैश ठिकाने लगा दिया। क्योंकि जो विभिन्न रिसोर्सेज है, विभिन्न सोर्सेज के अनुसार कोई 15 करोड़ की राशि बता रहा है, कोई 800 करोड़ की राशि बता रहा है, कोई आज तो कह रहे कि कुछ भी नहीं मिला। रहे अगर कुछ भी नहीं मिला तो आपने क्यों उन्हें ट्रांसफ़र किया? आप इन्हें हाई कोर्ट में बैठाए रखे ना। क्या कारण है इन हाउस कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी? और क्या कारण है कि आपने आनंद फानम में कॉलेजियम की बैठक बुलाई? और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सभी की आंखें खुली रह गई हैं। और आज आप ये कहते हैं कि भाई पैसा नहीं मिला। आपको सीबीआई, ईडी, रॉ जितनी भी एजेंसीज है, आप उन सभी को किसने रोका हुआ है आज कार्रवाई करने से? क्या इन्हें कोई पॉलिटिकल संरक्षण है? आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजेस होते हैं, उनके पास दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी है, उनके बाहर बंगले में जो है CISF CRPF भी होगी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है। उसके अलावा कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता? अगर वहाँ आग लगी और आग लगने की किसी ने एक भी मिनट की अगर क्लिपिंग नहीं बनाई तो यकीन मानिए कि जो नोटों की बात हो रही है, नोटों का अंबार था। अंबार का जानते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए थे, कोई 10-15 करोड़ रुपए नहीं थे। और जो करप्शन का तो एक भी रुपया है वो भी गैर संवैधानिक और गैर कानूनी। तो आप तो आग लगने पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आग लगी थी या नहीं लगी थी? आग तो लगी नहीं, आग तो लगी थी, लेकिन आग लगने के बाद में बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड हुई। आग लगने के बाद ये बताया गया कि ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी घर पे नहीं थे। आग लगने के एक हफ्ते बाद तक ये बताया गया कि 27 मशीनें वहाँ नोट गिनने गई। एक हफ्ते के बाद में बताया गया कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है। एक हफ्ते के बाद में बताया गया कि उनका ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया गया है। अरे अगर वहाँ पर कुछ था ही नहीं तो आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? क्यों इन हाउस कमेटी बना रहे हैं? क्या ये ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जो संविधान से बड़े हैं, क्या इसी मामले में अगर कोई SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का जज होता तो उसके खिलाफ भी इसी प्रकार का रवैया अपनाया जाता? और कोई भी अपराधी, क्या अपराधी कोई भी क्या संवैधानिक पद पर बैठ सकता है? ये मेरे जो सवाल है। 10 दिन पहले ही बयान आया था फायर ब्रिगेड की तरफ से कि करोड़ों की नकदी मिली और अब बयान बदल गया। क्या वजह लग रही है? मैंने बताया ना कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। बेचारे जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर हैं उन पर बिजली गिरेगी, क्योंकि 10 दिन के अंदर 7 दिनों में इन्होंने पहले पैसा ठिकाने लगाया। कोई 10-15 करोड़ रुपए नहीं था जो आज ऑफिशियली निकल के आ रहा है, वो कई सैकड़ों करोड़ रुपया था। वो ठिकाने लगाने के बाद भी ये मार्केट में आए और बोले कि वहाँ पर कुछ पैसा नहीं मिला और 15 करोड़ रुपए मिला है। क्या? अच्छा एक बात बताएं, क्या एक भारत का एक मुख्य न्यायाधीश के घर पे आग लग जाती है और एक हफ्ते तक सब सोए रहते हैं? वहाँ पर किसी ने कोई वीडियो क्लिप क्यों नहीं बनाई? अगर पैसा 15 करोड़ ही था तो क्या इनकम टैक्स को सूचना दी किसी दिल्ली पुलिस ने या फायर ब्रिगेड ने? यकीन मानिए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस मामले को दबाना चाहता है, परंतु भारत के जो एडवोकेट है, भारत के जो अम्बेडकराइट बाबा साहब को मानने वाले एडवोकेट है, वो इस मुद्दे को नहीं दबने देंगे और इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो आज जब सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम खड़े हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो मामला है ये सिर्फ पैसों का लेन देन का नहीं, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम के किन किन लोगों को बचाता है उनका मामला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान सामने आया है कि अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। झूठ नहीं, देखिए, अगर ये झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है तो जिन मीडिया चैनलों ने ये कैश रिकवरी हुई है, उन मीडिया चैनलों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या आपने ये खबर या ये व्यवस्था बनाई है? नहीं, हमने नहीं बनाई। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इन लोगों ने इसलिए बनाई है ताकि इस मुद्दे को, इस मामले को शांत किया जा सके। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि CBI जो है वो मोदी जी के अंडर आता है और CBI की तरफ से कोई FIR नहीं होती। मैं बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह सकता हूँ, CBI, ED, रॉ या कोई भी एजेंसी इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो FIR दर्ज नहीं कर सकती, बल्कि जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनके खिलाफ पहले भी एक CBI ने एक फ्रॉड के केस में ये नाम है
एफआईआर के अंदर। और यकीन मानिए अगर कोई व्यक्ति के ऊपर पहले से ही फाइनेंशियल जो है इरेगुलरिटीज़ के आरोप लग चुके हैं और उसे अगर हम सीजीआई बनाते हैं या हाई कोर्ट जज बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए मैं सिंपल आपके चैनल के माध्यम से एक मुद्दे को उठाना चाहता हूं कि क्या संविधान बड़ा या न्यायपालिका बड़ा। और इस मुद्दे के अंदर अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हुई तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय होगा, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका का जो चरित्र है वो एंटी मुस्लिम और एंटी शेड्यूल कास्ट और एंटी वीमेंस है। और इसी कारण से इस मुद्दे को जो है दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। और अगर आज हम इस मुद्दे के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो यकीन मानिए इस संविधान भी कहीं ना कहीं तार होगा। अगर इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत होगी, ये मुद्दा ज्यादा बड़ा होगा तो तकलीफ और दिक्कत किसे होगी? देखिए दिक्कत उन लोगों को होगी जो संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते। दिक्कत उन लोगों को होगी जो कोलिजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद रखना चाहते हैं। दिक्कत उन लोगों की होगी जो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिक्कत उन लोगों को होगी जो नहीं चाहते कि भारतीय न्यायपालिका संविधान के हिसाब से चले। और दिक्कत उन लोगों को होगी जो करप्शन, जो न्यायपालिका के नाम पे आज करप्शन कर रहे हैं। मैं सिंपल बात कहता हूं कि जब जस्टिस दिनाकरन जेल जा सकते हैं सिटिंग जज, तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? और क्या कारण है कि पूरा तंत्र, न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरा शासन प्रशासन ने इस मुद्दे को दबाया? लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि जनता जो है, आम जनता, वो तो कोर्ट पे विश्वास करती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे विश्वास करती है, या किसी भी मतलब वकील को लेकर जाती है फिर अपना केस लड़ा जाता है। अब वकील और जज ही ऐसे निकलेंगे तो फिर नहीं, कैसे देखिए चलता? मैं आपको एक बात बताऊं, वकील का जो काम है वो फीस लेता है, अपना रिप्रेजेंटेशन जज के सामने करता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा जो है इंस्टीट्यूशन पे पूरा विश्वास है, लेकिन इंस्टीट्यूशन में कुछ जो है कुछ लोगों पे हमारा विश्वास नहीं है। सपोज करिए एक जज ये कहता है कि जो मोरनी है वो मोर के आंसू से गर्भवती होती है। अभी कल परसों इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने एक डिसीजन दिया है कि लड़की का जो प्राइवेट पार्ट को छेड़ना, उनकी छाती पे हाथ लगाना या उनका जो नाड़ा तोड़ना वो अपराध नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या कोई भारत का या दुनिया का सभ्य नागरिक इस स्टेटमेंट से सहमत हो सकेगा? हम किसी भी जज का जो है व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं पूछ रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूछ रहे हैं। संविधान उनको क्या कहता है, संविधान की परिभाषा क्या है, हम ये नहीं पूछ रहे। अब देखिए कि जैसे कि क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन आया, वो भी जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत सारे वर्डिक्ट ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल दिए हैं। अब जब महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जो है एक अपशब्द कहते हैं, उसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जज ये कहते हैं कि नहीं भाई जो है मेजोरिटी के हिसाब से शासन चलेगा। और इन जज को भी अगर इलाहाबाद भेज दिया गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ही इन सबका जो है करता धरता हो। तो हमें पूरे सिस्टम को, अगर हमें पूरे सिस्टम को लड़ना है और पूरे सिस्टम से हमें समझना है तो आज संविधान को हमें बचाना पड़ेगा। और संविधान से बड़ा न्यायपालिका और लोकतंत्र नहीं है। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है जो आप इनको यहाँ पे भेज दें। नहीं, देखिए अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं ले रहा, देखिए इलाहाबाद इंस्टीट्यूशन की जो बात है, इंस्टीट्यूशन की बात एक अलग है, परंतु जुडिशरी की बात बिल्कुल एक अलग है। इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन ये है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। पहली बात तो ये कि उन जजेस, कोई भी जज है, अब जैसे हाई कोर्ट जज है, इनके कुछ इम्यूनिटी है, लेकिन इम्यूनिटी इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो भारत से बड़ी हो, राज्य से बड़ी हो, देश से बड़ी हो। भारत से बड़ी कोई इम्यूनिटी किसी भी जज के लिए नहीं है। सपोज करिए कल सेडिशन के आरोप में कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता तो उसे जेल जाना चाहिए, उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब जगदीप धनखड़ की अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो वो भी तमाम बयान दे रहे हैं चीज़ों पे, लेकिन जिस तरीके से जो सरकारी लोग हैं उनको देखना चाहिए कि देश के लिए खराब चीज़ है, पक्ष में नजर आ रहा है। हाँ देखिए, जो लोग इनके पक्ष में खड़े हैं ये यकीन मानिए कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बचाने के लिए खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ सवाल 800 करोड़ 15 करोड़ का नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूँ, अगर आपके पास करप्शन का एक भी रुपया है तो आप कल्प्रिट हैं, आप दोषी हैं, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं कर रहे। और आपने इस मुद्दे को क्यों दबाया इतने दिन के लिए? आप इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, तुरंत उठाना चाहिए था, तुरंत क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी और तुरंत जहां पर आग लगी है उसकी वीडियोग्राफी करानी चाहिए थी। क्यों वीडियोग्राफी नहीं करी? तो ये बहुत सारे जो सवाल हैं वो संदेह पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है आज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। और ये प्रोटेक्शन जो है वो न केवल जुडिशरी के लिए बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी घातक होने वाली है। तो डर है जुडिशरी जो है उसको, डर है किसी चीज का? उनको डर है कि कोलिजियम सिस्टम का डर है, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो खुद है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्हें डर है कि हमारी एक लॉबी है, उस लॉबी के अंदर कोई थर्ड पर्सन ना घुस जाए। उन्हें डर है कि किस प्रकार का जो ये तंत्र काम कर रहा है। देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लगे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, ऐसा नहीं है पहली बार।
मैं सिंपल सवाल फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जब जस्टिस दिनाकरन जेल भेजे जा सकते हैं तो हर वो व्यक्ति जो इरेगुलरिटीज में शामिल है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। देखिए, अभी आपने भी खुद बात की कि इलाहाबाद के जो जज है उन्होंने किस तरीके से टिप्पणी की। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यशवंत वर्मा को लेकर क्या जानकारी है। एक और ऐसे जज थे जिन्होंने कठमुल्ला शब्द का उस समय पर नहीं, इस्तेमाल उन्होंने किया ये था। भी कहा जी, हाँ। जी, जी, कि भाई ये जो देश है वो मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, हाँ, माइनॉरिटी के। बिल्कुल। इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और इनके वही। खिलाफ नहीं होना का मतलब क्या है कि इन्हें ये कुछ भी कहें, ये बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आज जो है संविधान को नहीं मानते ना, ऐसा नहीं है। यकीन मानिए मैं एक एडवोकेट हूं और ये वो दिन दूर नहीं जब जनता, भारत की जनता और सभी एडवोकेट्स इन जैसे जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है सड़कों पर भी आएंगे और हम विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे। देखिए, हमारा आज सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन पे पूरा विश्वास है, इंस्टीट्यूशन पे, व्यक्ति पे नहीं। जी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम जो है सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़े नहीं। तो लेकिन सवाल तो यही बनता है ना कि अगर यही सारे लोग अगर इस तरीके से चीजें करेंगे तो विश्वास कैसे करेगा और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये भी जनता के मन में सवाल है। यहाँ एक संविधान की बात है, विश्वास की बात नहीं है। संविधान अगर सपोर्ट कौन कर रहा है? देखिए, जो गैर संवैधानिक व्यक्ति वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप ये देखिए कि 800 करोड़ से 15 करोड़, 15 करोड़ से 0 करोड़, 0 करोड़ से 0। तो ये जो सिस्टम में पुलिस, सीबीआई, आईडी, न्यायपालिका, प्रशासन, शासन, हर वो व्यक्ति जो इस मामले में शामिल है वो इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहा है। तो आगे क्या लगता है, क्या कार्रवाई इस पर होगी या फिर ये मामला इसी तरीके से देखिए, ठंडे बस्ते में अगर जाता सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कार्रवाई करता है तो ठीक है, वरना बहुत बड़ा आंदोलन जो एडवोकेट्स है वो करेंगे और इस मामले पे हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या मांग होगी आप लोगों की, किस तरीके से देखिए, आंदोलन ऐसा है, हमें पारदर्शिता चाहिए। जो जुडिशरी है उसके अंदर जो है हमें सभी को पारदर्शिता चाहिए और सभी का जो है कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बन के आए वो अपनी मेरिट के आधार पर आए, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे ना आए और एक ऐसे व्यवस्था के थ्रू ना आए जिस व्यवस्था को हम जो है देख नहीं सकते। आपका और मेरा अधिकार उतना ही है जितना एक सुप्रीम कोर्ट जज का अधिकार है। यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 की बात है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि मुझे भी उतनी प्रोटेक्शन चाहिए जितनी सुप्रीम कोर्ट के जजिस को चाहिए। और इम्यूनिटी की जहाँ तक बात है, संविधान सबको इम्यूनिटी देता, मुझे भी और उसको। शायद इतना पैसा किसी आम शख्स के पास होता तो ईडी सीबीआई उसी समय कार्रवाई ना करना ना, स्टार्ट आप नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये इतना पैसा अगर SC ST या किसी मुस्लिम के पास होता तो कार्रवाई होती। जी। ठीक है, अगर कोई नॉन SC ST और मुस्लिम के पास इतना पैसा मिल रहा है उस पर कार्रवाई ना होना, ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोटेक्शन मिली है और सब जानते हैं। तो एक आखिरी सवाल करूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, उधर से कहा जा रहा है कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है, तो हाई कोर्ट में ही रहेंगे जज साहब या फिर कुछ नहीं, होगा? देखिए, हाई कोर्ट वो अभी इम्पीच नहीं हुए हैं। पहली बात तो ये है कि तुरंत पार्लियामेंट की अर्जेंट बैठक बुला के उन्हें इम्पीचमेंट करना चाहिए था और उसके बाद में उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो एक ऐसा हो गया कि एक अपराधी ने जो है अपराध किया बेंगलोर में और वो अपराधी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया कि भाई आप तुम यहाँ अपराध कर सकते हो, जबकि इस प्रकार की कोई भी इम्यूनिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखा हमने कि यशवंत वर्मा पे जिस तरीके से तमाम इल्ज़ाम लगे और कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो आने वाले समय में लगता है कि पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आएगा। आप लोग इस मुद्दे पर राय दीजिएगा कि कौन बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन नहीं। देखते रहे द जनता लाइव।